नमस्कार। आज जो है हम लोग म्यूजिक क्लास का प्रथम चरण जो बेसिक क्लास बोलते हैं म्यूजिक का, आज पहला दिन है। तो आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी को स्वागत है। हमारे बीच में हमारे बोल सकते हैं अग्रज बोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दीदी को वाराणसी में भी थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड कुछ पढ़ाई की है, तो इनका अनुभव म्यूजिक के बारे में कुछ डीपली है। तो मेरी इच्छा हुई कि दीदी के द्वारा स्टार्टिंग अभी बेसिक क्लास है, तो इसमें दीदी के द्वारा कुछ चीज़ों को शेयर करवाऊं, ताकि आप लोगों को म्यूजिक के बारे में कुछ जानने का भी मौका मिले। क्योंकि मैं तो आप लोगों को बताता ही हूँ जब भी होता है तो, लेकिन एक बार मैं सोचा कि दीदी से भी थोड़ा क्लास दिलवा दूँ, ताकि कुछ नया चीज़ भी आप लोग को जानने का मौका मिले। तो मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करता हूँ कि दीदी आप जो है सभी को इंट्रोड्यूस करें, और फिर आप जो बताना चाहते हैं जो क्लास में म्यूजिक के बारे में आप सबको बताएं। और किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नोट करके रखेंगे, और क्लास के तुरंत बाद आप लोग फिर कोई दीदी से 1 बाय 1 करके पूछेंगे, ठीक है? अरे तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच अरुणिमा दीदी हैं, जो कि वाराणसी से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दीदी आप लोगों के बीच में म्यूजिक से रिलेटेड जो भी उनको जानकारी है आप लोगों के बीच में रखें, क्योंकि आज जो है फर्स्ट क्लास है और बेसिक क्लास है म्यूजिक का। तो बेसिक क्लास में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानने का होता है। तो मैं दीदी से आग्रह करूँगा कि आप सभी को म्यूजिक के रिलेटेड जो भी आपको जानकारी है आप उन तक शेयर करिए। और जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मन में होगा, जो भी क्लास कर रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट जब होगा, जब क्लास का लास्ट सेशन जब होगा, तो उस समय आप लोग पूछ लीजिएगा। दीदी आप सभी का आंसर दे देंगे, ठीक है? तो मैं दीदी से आग्रह करता हूँ कि दीदी आप क्लास को शुरू करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार। और दादा लोगों को जो लोग इन किए हुए हैं। मैं अरुणिमा प्रसाद वाराणसी सिंगरौली से हूँ, और आज दादा की वजह से मुझे इस क्लास को लेने का सौभाग्य मिला है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले आप लोग वो चीज पूछिए जो आपको संगीत के बारे में पता है, ताकि उसके आगे हम लोग उसको सही रूप में विस्तारित कर सके। तो अगर कोई भी दीदी दादा के मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो पहले उसको क्लियर करें, तो उसके जरिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे। कोई भी दादा दीदी है जिनके मन में म्यूजिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है, पहले जो म्यूजिक के बारे में थोड़ा भी आइडिया रखते हैं या जिज्ञासा है कि हमको ये चीज पूछना चाहिए, अगर ऐसा है तो बताएं। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी। अच्छा दीदी, ये क्लास में जैसे सिखाया जाता है, तो ये गला वैसे पहले से रहता है इसलिए वैसा होता है, या फिर गाते गाते हो जाता है इस तरह से? देखिए दीदी, म्यूजिक के लिए 3 चीज बहुत जरूरी होता है। ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हमारे गले में विशुद्ध चक्र में ऑलरेडी संगीत का वो सुर होता है, और वो 7 सुर होता है हमारे संगीत का विशुद्ध चक्र पे। इसीलिए भी गले से ही हम लोग गाते हैं, और गले पे ही विशुद्ध चक्र होता है। दूसरी चीज, जितना भी साउंड क्रिएट होता है, चाहे वो पशु का है, हम लोग कैसे, कोई हाथी का आवाज निकाल लेता है, कोई मुर्गी का, कोई चिड़िया का, किसी का भी आवाज निकाल लेते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे चक्र में है। क्योंकि हम लोगों का जो मनुष्य शरीर का विकास होता है, इन सब प्राणियों के योनियों को पार करने के बाद ही होता है। तो वो हमारे गले में वो संस्कार होता है। लेकिन आप जो ये बात बोल रहे हैं, सही बात है, ये पहचानने वाली चीज है। अगर आप देखना चाहेंगी तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी और हमारे भजन संगीत के भी जो व्यवसाय या
बोल सकती है पेशा होता है जो कलाकारों का, वो बहुत अच्छे सजे हुए नहीं होते, वो सीखते सीखते और जो बोलते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। तो जब करते हैं अभ्यास तो वो चीज घिसते घिसते वो चीज अच्छी हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें उदाहरण के रूप में हम लोग जगजीत सिंह जी को, वो कोई उनकी बहुत हाई रेंज वाली कोई बॉलीवुड सिंगर जैसी उनकी आवाज नहीं है। उनकी आवाज हमेशा आर्ध सप्तक और ये आपका मंद्र सप्तक का, यानी जो लो पिच है और मिडिल पिच है उसमें गाने का आवाज है। लेकिन वो आज भी उनको गजल सम्राट के ही रूप में जानते हैं लोग, जगजीत सिंह जी को। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो किसी एक म्यूजिक फॉर्म को लेके चलते हैं, तो वो इसलिए होता है कि जिसके गले का जो संस्कार होता है ईश्वर के द्वारा मिला होता है वो उस क्षेत्र में। और कुछ लोग जैसे सुरेश वाडेकर जी हैं या आपके सोनू निगम जी हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, ये लोग वर्सेटाइल सिंगर हैं। मतलब ये किसी भी जॉनरा का गाना गा सकते हैं, किसी भी फॉर्म का गाना गा सकते हैं। तो ये हमारे गले में वोकल कॉर्ड में हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो सुर तंत्र है, स्वर तंत्र है हमारे गले में, वो प्रकृति के द्वारा हमारे संस्कार के हिसाब से मिला हुआ होता है। तो इस तरह से भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये होता है कि रियाज से आप उस चीज को साधते साधते आप परमात्मा की भी प्राप्ति कर सकते हैं, ये चीज होती है म्यूजिक में। इसीलिए ऊंचा जैसे स्वर गाने पे दीदी, तो कभी हम्म। कभी ऐसे गला थरथराने लगता है। हाँ देखिए क्या होता है कि अभी जैसे संस्कार वाली बात बोले कि आप जब संगीत के क्षेत्र में जाइएगा तो गुरुजी लोग बताते हैं कि गले का भी एक संस्कार होता है। कोई आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कोई फूल गुलाब का फूल होता है जो सिर्फ सुगंध के लिए और सजावट के लिए और हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो गेंदे का फूल होता है वो ईश्वर के लिए, कमल का फूल होता है वो बहुत स्मेल नहीं देता है, बहुत खुशबू नहीं होती है उसकी, लेकिन वो ईश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हर मनुष्य का अपने संस्कार के हिसाब से गले का टेक्सचर होता है। और जिस वक्त गाते हैं तो क्या करना चाहिए, उनका जो अपना स्केल है, हम मंद्र सप्तक से गाते हैं तो भी हमारा तार सप्तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि तार सप्तक हम गाएंगे तो हम गा नहीं सकते। हम सबसे पहला एग्जाम्पल अगर जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है तो वो जगजीत सिंह जी हैं। वो बहुत हाई पिच नहीं गाते हैं, आप कभी उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा उनके सारे गजल्स को। वो जब भी गाते हैं उनके वो अपने गले के स्केल के हिसाब से वो अपना हाई पिच लेते हैं, यानी तार सप्तक लेते हैं। तो जो तार सप्तक गाते हैं, बिना तार सप्तक के कोई गाना नहीं होता है, बिना मंद्र सप्तक के कोई गाना नहीं होता। और मैक्सिमम गाना आपका मध्य सप्तक और तार सप्तक में होता है। कुछ कुछ गाने होते हैं जिसमें तीनों सप्तक होते हैं, और कोई कोई तो राग ही होता है जिसका चलन ही पूरा मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में होता है। मंद्र सप्तक मतलब जो एकदम गला बैठ जाए वैसे वाले सुर, एकदम नीचे का सुर। मध्य सप्तक मतलब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा मध्य सप्तक हो गया। हम तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहे हैं लेकिन म्यूजिक फॉर्म में सुर में बात कर रहे हैं, वो हम तक में वही आपका स्केल होता है गाने का। ये सारी चीजें होती है जिससे आप अपने तार सप्तक में गा सकती हैं। आप दूसरे के तार सप्तक में गाएंगी तो आपका गला ऑब्वियस से फटेगा। और अगर दूसरे के तार सप्तक में वर्सेटाइल सिंगर बनना है तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है संगीत की। साधना मतलब रियाज। आपको बहुत सारे अलंकार है, सरगम है, आकार है, तान है, वो करते 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 जब सुर सध जाता है तो वो सधते सधते आप उस सुर तक पहुंच सकती हैं। लेकिन उसके लिए वो तपस्या है, वो साधना है। आपको फिर संगीत में रमना पड़ेगा पूरा।
सिंगर हो, वो जब भी अपनी लाइफ में, और आप कुछ मत करिए, आप जिस दिन पहले दिन गा रही है, म्यूजिक सीख रही हैं, उस दिन आप अपना रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए 5 मिनट का कि हम कैसा गा रहे हैं। फिर उसको हफ्ते भर बाद चेक करेंगी जब आप, तो आप पाएंगे कि आपकी आवाज जो है वो खुली हुई है, पहले से बहुत बारीक हो गई, फाइन टेक्सचर आ गया आपकी आवाज। जब इसी को कंटिन्यू करती जाएंगी, फिर शुरू में जब वो बीच में जो 7 दिन के बीच में कुछ दिन का होगा ना, तो बैठा बैठा सा आवाज रहेगा, फिर वो खुलता हुआ नजर आएगा। जब आप उसी को और ब्रश अप करेंगी, पॉलिश करेंगी, तो वो और सुंदर नजर आएगा। तो ये सारी प्रैक्टिस का है, और क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, कोई भी चीज अचानक से शरीर में कुछ भी अलग होता है, बोलना ये हमारा प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति की दी हुई चीजें हैं, तो हमारा बोलना एक नेचर है, तो वो उसमें कला नहीं बैठेगा। लेकिन कभी आप चिल्ला के खूब तेज तेज चिल्ला लीजिए, किसी से चिल्ला चिल्ला के बात कर लीजिए, या झगड़ा हो जाए, तो आवाज क्या होती है, पहले तो खूब चिल्लाते फिर बैठ जाती है आवाज, तो वो अननेचुरल है इसीलिए। लेकिन अगर रोज हम उसी स्केल में चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, तो हमारी आवाज उस पर खुल जाएगी, हम उसी आवाज पे बात करेंगे। तो ये ही हमारा गले का स्केल है। ये हमारे इस गले में तीनों स्केल्स होते हैं, हम किसको पहचान ले कि हमारा क्या स्केल है, तो हम गा भी उसी स्केल में सकते हैं। स्केल मतलब ऑक्टेव, यानी सब तक उसी स्केल के सुरों में हम चिल्ला भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि सही क्या है हमारे गले के हिसाब से। तो ऐसा होता है, नसें खुलेंगी, आप उसके लिए थोड़ा सा गार्गल करिए, गलारा करिए, तो वो सही होने लगता है धीरे धीरे। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी दीदी, ध्यान से सुनने के लिए। बाबा के पास। और भी कोई दादा दीदी हैं जो पूछना चाहते हैं कुछ, तो फिर नहीं तो फिर हम शुरू करेंगे। अगर कोई दादा दीदी जो भी है जिनके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज वो पूछना शुरू करें। तो क्या शुरू करें, अगर कोई नहीं है तो? जी दीदी शुरू कीजिए। ठीक है दीदी। एक्चुअली म्यूजिक तो एक, आपको बोला जाए तो ग्रीक भाषा है, जो उर्दू के शब्द मौसीकी से आई हुई है, और उसका जो हम लोग संगीत बोलते हैं, वो आप बोल सकते हैं कि संस्कृत में ये वर्ड है। जो सामवेद, जो हमारे 4 वेद है, उस सामवेद में इसका वर्णन है संगीत का, जो सामवेद से आया हुआ है। अगर संगीत का विस्तारित रूप देखना चाहेंगे, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में 7वें अध्याय में इसका वर्णन है, जिसमें संगीत एक नाट्य शास्त्र का एक हिस्सा है, यानी जो हम लोग थिएटर देखते हैं। आज वो जो पहले होता था, जहाँ रंगमंच होता था, जिसको थिएटर आज के लोग बोलते हैं, रंगमंच में पहले ये एक हिस्सा होता था। म्यूजिक बाद में जाके विस्तारित हुआ, लेकिन नाट्य शास्त्र में पहले थिएटर में एक हिस्सा होता था। आप आज भी देखेंगे तो फिल्म क्या है, एक थिएटर का फॉर्म है जो टेलीविजन पे आने लगा, जिसके लिए मीडिया का यूज होने लगा। तो वो एक विस्तारित रूप है। तो इस तरह से जो संगीत है वो एक तरह से मनोरंजन के साथ साथ, जब मनोरंजन पहले जमाने में जिसको हम लोग आजकल फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक करते हैं, उसको मार्गी और देशी बोलते थे। तो मार्गी का मतलब क्या है कि जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, और देशी का मतलब क्या है, फोक म्यूजिक, जो अपने अपने क्षेत्र में गाया जाता है। तो जो अपने अपने क्षेत्र में गाते हैं, यानी वो फोक कल्चर हुआ, फोक म्यूजिक हुआ। और मार्गी मतलब जिसके द्वारा मार्ग प्रशस्त होता हो, हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो मार्गी संगीत और देशी संगीत, ये एक फॉर्म होता था। फिर धीरे धीरे ये आपका फोक म्यूजिक में, यानी आपका ये लोकगीत, लोक संगीत में आया, और फिर क्लासिकल जो आया वो आपका आया शास्त्रीय संगीत के रूप में। वेस्टर्न म्यूजिक में भी जाएंगे तो यही 2 फॉर्म्स होते हैं वहां पे भी, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना म्यूजिक होता है, ये हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा। ये जो शास्त्रीय संगीत है, हम लोग जो भी संगीत गाते हैं, वो पहले लोक संगीत में आता था।
आप आज भी देखिए, जो दादरा है, चैती है, होरी है, या आपका कजरी है, जो घूमर है, घूमर तो शास्त्रीय लोक नृत्य में आ गया, झूमर भी है। ये सारी चीजें जो गाते हैं हम लोग, या टप्पा है, ये सब पहले एक फोक फॉर्म था। टप्पा जो है आपका, ये पंजाबी में, पंजाबी लोग गाते हैं। कव्वाली जो है मुस्लिम्स लोग ज्यादा एक समय गाते थे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे विकसित होते 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 जब राजा महाराजाओं के महलों से बाहर निकली, तो फिर वो धीरे 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 जब उसको उसके घराने बनने लगे। घराने मतलब क्या, एक कोई गुरु होते थे, वो अपना एक गंडा बंधन करते थे शिष्य गुरु शिष्य परंपरा बनाने का। तो उनके गाने का तरीका अलग होता था। दूसरा घराना बनता था, उनके गाने का तरीका अलग होता था। एक घराना होता था, उसका अलग तरीका होता था। जैसे आप सुने होंगे आप लोग, आगरा का घराना, ग्वालियर घराना, ये सारे घराने होते थे। बनारस घराना, जयपुर घराना। डांस में भी यही चीज है और गाने में भी ये चीज है। तो ये सब चीज, ये सारे फॉर्म्स क्या, आप जैसे बनारस घराना, बनारस घराना में क्या है, वो बनारस के थोड़े से फोक का टच लेते हुए आपको म्यूजिक सिखाएंगे। रहेगा शास्त्रीय संगीत, सुर वही रहेंगे, राग वही रहेगा, सब कुछ बंदिश वही रहेगी, तरीका बदल जाएगा आलाप तान करने का, राग के बंदिश को गाने का, पूरा चाल चलन गाने का वही रहेगा। तो ये हुई घराने की बातें। अब हम लोग ये सोचे कि म्यूजिक आया कहाँ से, तो म्यूजिक के जो बड़े बड़े साहित्यकार है, उन लोगों का मानना है कि इसके पहले म्यूजिक भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ था, जिसमें सबसे पहले रुद्र वीणा का आविष्कार हुआ, रुद्र वीणा और डमरू का। तो इसकी वजह से म्यूजिक आगे बढ़ा। फिर उसके बाद क्या, मृदंगम, मृदंगम का फॉर्म चेंज होते होते हमारे कलकत्ता में पखावज बजता है। फिर यूपी और बिहार में आपका ढोल बजता है, पंजाब ढोलक बजता है, नाल बजता है, और आपके पंजाब में आपका ये ढोल, जो बड़े बड़े ढोल और ताशे बजते हैं, ये सब जो होते हैं, ये कन्वर्ट होता गया धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे मनुष्य का मन विकसित होता गया, वो अपने हिसाब से अपने मनोरंजन का, जैसे हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, प्राचीन काल के इतिहास में या आदि मानव काल के इतिहास में क्या था कि पहले आग का यूज करते थे, होता है, वो सारे म्यूजिक में यही सात सुर है, इसी सात सुर से म्यूजिक बनता है। लेकिन हर जगह का, अपने एरिया का गाने का तरीका बदल जाता है। आप, अहिर भैरव एक ऐसा राग है जो सारे लोग जानते हैं, वो फिल्मों में भी यूज होता है, क्लासिकल में भी यूज होता है, भजन में भी यूज होता है। लेकिन वो आप देखेंगे टेलीविजन में भी इतना यूज होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि अच्छा, ये मुस्लिम म्यूजिक में भी अहिर भैरव है। एक सीधा सा एग्जाम्पल है, हम लोग अपने बचपन में देखते थे, अलिफ लैला करके एक नाटक आता था बच्चों का, उसमें सारी स्टोरी होती थी। उसको इंग्लिश में बाद में अरेबियन नाइट्स कर दिया। उसमें जो उसका टाइटल सॉन्ग आता था, अलिफ लैला अलिफ लैला, ये पूरा अहिर भैरव में है, अलिफ लैला। लेकिन कोई उसको नहीं पकड़ पाया कि वो अलिफ लैला अहिर भैरव में, मतलब म्यूजिशियंस जानते होंगे, लेकिन साधारण जनता को नहीं पता है कि अरेबिक म्यूजिक में भी अहिर भैरव है, संगीत है, वही सुर है, बस उसको गाते हैं वो अपने स्टाइल में। जितने भी अरेबियन म्यूजिक है, आप कभी ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत जो सुकून देने वाला उनका म्यूजिक होता है, वो वाकई में वो हमारे क्लासिकल म्यूजिक से है। तो सबसे पहले भारत को ही बोला गया है, संगीत शास्त्र सब में वो विश्व गुरु रहा है। बस यही है कि हम लोग उन्हें पहचाना नहीं। तो संगीत की उत्पत्ति भी शिव सबसे पहले तारक ब्रह्म के रूप में हमारे भारत में ही आए, यहीं पे संगीत का विकास हुआ। अब जब संगीत की बात करते हैं, तो संगीत क्या होता है, संगीत मतलब जहाँ पे संगीत मतलब किसी भी चीज के, उसमें तीन चीजों का मिश्रण हो। क्या वो तीन चीजें हैं, गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों को ही संगीत बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो आप अगर गा रहे हैं, अगर उसमें वादन, वादन यानी उसमें ताल नहीं है, तो गायन नहीं हुआ। वो छंद के बिना है या बिना छंद के है, तो वो आपका वो सिर्फ एक गीत बन के रह गया। तो क्या बोला गया, गायन, वादन,
नृत्य, और नृत्य भी कोई कर रहा है यानी भाव भंगिमा है, चाहे उसके ताल है, तो बिना ताल के तो वो करेगा नहीं। तो ये तीनों चीज ही संगीत होता है। गायन एक अलग अलग क्षेत्र है, वादन एक अलग क्षेत्र है, और आपका नृत्य भी एक अलग क्षेत्र है। लेकिन अगर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इसी को संगीत बोलते हैं। रियल फॉर्म में म्यूजिक यही है। हम लोग गाने को सिर्फ बोल देते हैं म्यूजिक, नहीं, गाने को बोलते हैं वोकल म्यूजिक यानी गायन संगीत। और जो हम लोग बजाते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो होता है उसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, वादन का वादन संगीत। और जो नृत्य को बोलते हैं नृत्य संगीत बोलते हैं। क्यों? उसको डांस फॉर्म या डांस म्यूजिक बोलते हैं उसको, क्योंकि बिना म्यूजिक के कोई डांस नहीं कर सकता। वो मन में भी सोच रहा है तो उसके मन में कोई शब्द चल रहा है तभी वो एक्सप्रेस कर रहा है। वो इवन वो मुख बधिर ही क्यों ना हो, उसके मन में भी उसके इमोशंस है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने वर्ड्स को, क्योंकि वो उसके पास भगवान ने वो क्षमता नहीं दी है। तो ये हुआ हमारा संगीत। अब जब हम इस म्यूजिक क्लास में यानी संगीत यानी गायन के क्लास में जुड़े हुए तो सबसे पहली चीज होती है कि जो गायन है, गायन में हम सात सुरों का, सात सुर यानी 7 नोट्स का यूज करते हैं। तो ये जो नोट्स होते हैं सारी चीजों को उपशास्त्रीय संगीत इसलिए मानते हैं, सेमी क्लासिकल, चाहे वो भजन है, चाहे गजल है, चाहे आपका फोक म्यूजिक है, क्योंकि ये शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, ये तान नहीं करते हैं। तान आलाप लेना जरूरी होता है क्लासिकल म्यूजिक में, लेकिन शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल म्यूजिक में ये जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ से डिफ्रेशिएट कर सकते हैं इन दोनों चीजों को, कि जो शास्त्रीय संगीत है वो सप्तक में बंधे होते हैं, तालबद्ध होते हैं, छंदबद्ध होते हैं, भावबद्ध होते हैं। और जो उपशास्त्रीय संगीत होते हैं जैसे कव्वाली है, चैती है, ये जो होते हैं ये सारे क्लासिकल का रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन हम आलाप तान न करें तो भी चलेगा। ये हमारे मन को सुकून देने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ये सारे यूज होते हैं। तो अभी जो हम लोग सप्तक की बात कर रहे थे, तो ये 7 नोट्स होते हैं, सारे गमा पधा नी। वो जो सा होता है जिसके ऊपर बिंदी लगा होता है वो हमारे तार सप्तक का सा होता है। तो ये सारे गम पधनी, अब हम किसी सुर पे जाएंगे तो फिर वापस भी तो आएंगे। तो तार सप्तक इसीलिए होता है कि हमारे सुर सुर जो है वो किसी भी गीत को गा, गान को वो सुंदर बना सके। इसीलिए जब भी हम चलेंगे मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक, मध्य सप्तक से तार सप्तक, लेकिन राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक से तार सप्तक में भी जा सकते हैं, और मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक में भी जा सकते हैं, और मध्य सप्तक से तार सप्तक में भी जा सकते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग गाते हैं सारे ग म प ध नी, फिर सा गाते हैं, फिर सानी ध प म ग रे सा। ये हो गया हमारा ये एक अलंकार, या बोल दीजिए अलंकार, या बोल दीजिए सरगम, क्योंकि ये सुर में चल रहे हैं और सुर में आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हमको कोई राग का चलन अपनाना हो, जैसे हम राग भूपाली गाए या राग देशकार, दोनों एक जैसे राग है, लेकिन दोनों का जो वादी संवादी स्वर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि वादी संवादी क्या होता है। वादी स्वर यानी जिस राग में जिस स्वर का ज्यादा उपयोग हो रहा है वो वादी स्वर होता है। संवादी स्वर मतलब जो कोऑर्डिनेट कर रहा है उस राग में, उस राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ज्यादा सुंदर कर रहा हो। जैसे हम भूपाली यूज करते हैं तो सारे ग प ध सा, देशकार भी यूज करते हैं तो सारे ग प ध सा ही यूज होता है, लेकिन दोनों का वादी संवादी डिफरेंट हो जाता है। भूपाली में आपका ग ध और आपके देशकार में ध ग। तो जब हम यूज करेंगे, जब भूपाली गाते हैं तो हम इसको मंद्र सप्तक से इसका आरोह लेते हैं,
और देशकार गाते हैं तो इसको हम मध्य सप्तक से लेके गाते हैं। तो ये दादा आपको सिखाएंगे आगे की क्लासेस में। हम लोगों का कुछ कुछ प्रभात संगीत भोपाली में है, देशकार में भी है, लेकिन भोपाली में ज्यादा है, तो वो दादा आप लोग को सिखाएंगे। तो ये सुर को, जो सुर का सप्तक है, इन्हीं सप्तक, तीनों सप्तक में ही हमारे राग है, रागों का चलन है और रागों को हम विस्तार करते हैं। ये हुआ हमारे सप्तक की बात है। अब इनको हम पहचाने कैसे? म्यूजिक की जो बुक्स होती हैं, अब हम चाहे कि बाबा का बहुत सारा प्रभात संगीत आता है जिसमें नोटेशंस के साथ में आपका वो प्रभात संगीत रहता है। तो नोटेशंस में क्या होता है, आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा रहेगा सारे गम पधनी सा, हर जगह सारे गम, क्योंकि 7 ही सुर है। लेकिन इन 7 सुरों के अलावा 5 सुर और होते हैं जो राग की सुंदरता बढ़ाते हैं, जिनको बोलते हैं शुद्ध। ये 7 सुर हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे क्या होते हैं, कुछ सुर होते हैं जिनको विकृत स्वर बोलते हैं। अशुद्ध स्वर नहीं बोलते हैं, विकृत सुर या सुर या स्वर बोलते हैं, जो अपनी जगह से ऊपर होते हैं या तो नीचे होते हैं। जैसे रेगा धन, रेगा म ध, रेगा म धनी। आपके जो रे ग और धनी है ये कोमल होते हैं, ये विकृत है, ये अपने जगह से नीचे के सुर पे होते हैं, ये कोमल स्वर होते हैं। म जो होता है वो अपने सुर से एक सुर चढ़ा होता है, वो तीव्र होता है। तो इस तरह से हमारे कुल सप्तक में कितने सुर हो गए? 7 शुद्ध स्वर है। इन सप्तकों के बीच में हमारे 5 विकृत स्वर भी हैं, और इसमें चल और अचल स्वर भी होते हैं। चल स्वर क्या होते हैं? चल स्वर मतलब जो अपनी जगह से हट बढ़ सके, जैसे आपके जो विकृत स्वर हुए, विकृत 5 हो गए, रेगा धनी, रेगा मध नी, ये तीनों विकृत है, क्योंकि तीनों अपने जगह से या तो ऊपर या तो नीचे। अब चल और अचल स्वर क्या होते हैं? चल स्वर जो अपनी जगह से ऊपर रहे या नीचे रहे, तो 5 चल स्वर हो गए, रेगा मधनी। अब आपके अचल स्वर क्या हुए? सा और प। सा का अपना वही स्थान होता है, सा अपनी जगह से कभी नहीं हटता, और प का भी अपना वही स्थान होता है, वो अपनी ही जगह पे रहता है पूरे सप्तक में। आप चाहे तार सप्तक में गाइए, चाहे मध्य सप्तक में गाइए, चाहे मंद्र सप्तक में गाइए। ये हो गया आपके सुर को। अब इसको पहचाने कैसे? अगर सरगम में ये लिखा हुआ है प्रभात संगीत में, तो इसमें क्या होता है, पहचानते कैसे हैं? हमारे जो शुद्ध स्वर है उसमें तो कोई ना लाइन ऊपर होगी ना नीचे होगी, तो शुद्ध स्वर को हम एज इट इज लिखते हैं, जैसा रहता है वैसा ही लिख देते हैं, सारे ग म प ध नि। अब हमको अगर रे ग म ध नि को दिखाना है कि शुद्ध है कि कोमल है, तो रे के नीचे एक आड़ी लाइन होती है, ग के नीचे एक आड़ी लाइन होती है, ध के नीचे एक आड़ी लाइन होती है, और नी के नीचे आड़ी लाइन मतलब बेड़ी लाइन यानी अंडरलाइन होती है। वो अंडरलाइन से आप कोमल स्वर को पहचानते हैं। माँ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो तीव्र माँ होता है, यानी सीधा। तो उसको तीव्र माँ, क्योंकि वो अपने सुर से एक सुर ऊपर होता है। अब हमें सप्तक पहचानना हो तो कैसे पहचाने? तो जो मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं, ये 12 स्वर आपके शुद्ध और विकृत स्वर को मिला के 12 स्वर होते हैं। तो इन 12 स्वरों में अगर आपके शुद्ध स्वर है तो इनके नीचे बिंदी लगी होती है, सारे स्वरों के नीचे। अब ये कोमल स्वर है, तो इन सारे कोमल स्वरों में इनके नीचे जो आड़ी लाइन है, आपकी जो स्लैंटिंग लाइन है, उस स्लीपिंग लाइन है, उसके नीचे डॉट लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा मंद्र सप्तक का कोमल। और माँ के ऊपर जो आपका खड़ा लाइन है उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? तार सप्तक का। लेकिन उसी के माँ, तीव्र माँ के नीचे लगा देंगे तो आपका मंद्र सप्तक का हो जाएगा। मध्य सप्तक के स्वरों में कोई बिंदी नहीं लगती है, और तार सप्तक के स्वरों में सारे ऊपर स्वर में आपके सारे के स्वर के ऊपर में एक एक डॉट लगेगा, अगर वो तार सप्तक का है। तो ये हुई आपकी सप्तक और स्वरों की बात। अब आते हैं हम थाटों में। थाट में क्या होता है कि थाट जो होता है वो रागों की उत्पत्ति का एक, जैसे पिता होता है, माँ बाप होते हैं, माँ बाप से हमारे समाज का निर्माण होता है, हम लोगों की उत्पत्ति होती है। तो वो इसी तरह थाट को भी पिता यानी जनक बोलते हैं, और जो राग होते हैं उनको जन्य बोलते हैं, यानी वो
पैदा होते हैं, थाटों से ही रागों की उत्पत्ति होती है। थाट होते हैं केवल 10, लेकिन राग रागनियां बहुत सारी हैं। तो राग जो 10 थाट है, तो 10 थाटों में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होंगी। मैक्सिमम जो राग है वो उस थाट के ही नाम से, जैसे बिलावल राग है तो बिलावल थाट है, यमन राग है तो कल्याण थाट है, यमन राग जिसको यमन कल्याण बोलते हैं तो कल्याण थाट से है। आपका भैरवी है, भैरवी राग भी है, भैरवी थाट भी है। भैरव थाट है, भैरव राग भी है। आपका आसावरी राग है, आसावरी आपका राग भी है, थाट भी है। तोड़ी थाट है, तोड़ी राग भी है। और आपका क्या बोलते हैं, पूरिया, पूरिया आपका खमाज, मारवा, तो ये सारे थाट भी है, काफी थाट भी है और ये राग भी है। तो इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये थाटों से राग की उत्पत्ति होती है। अब आप बोलेंगे कि थाट जो है वो राग से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। थाट में सूर्य का चलन वैसे ही रहता है जैसे हारमोनियम में रहता है। अगर बिलावल है तो उसमें सारे के सारे शुद्ध स्वर हैं, उसमें कोई मेड़ मेड़ नहीं गाते हैं। वो सारे गम पधनी है तो सारे गम पधनी ही रहेगा। कल्याण है यानी यमन का थाट, तो उसमें म तीव्र हो जाएगा, बाकी सुर वैसे ही रहेगा। खमाज है तो उसमें आपका नी कोमल हो जाएगा, सारे सुर वैसे ही रहेंगे, सब तक बंधे हुए रहेंगे। आसावरी है तो आसावरी में आपका क्या हो जाएगा, रे, आपका ग और नी और ध ये कोमल हो जाएंगे। काफी है तो काफी में ग और नी कोमल हो जाएंगे। भैरव है तो रे ग ध, भैरवी है तो रे ग ध नी, और भैरव है तो रे और ध। मारवा है तो रे कोमल और म तीव्र। पूर्वी है तो रे कोमल, म तीव्र, ध कोमल। और तोड़ी है तो रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र और ध कोमल। तो ये सातों ही स्वर रहेंगे, ये अपने थाट के हिसाब से सप्तक में ही बंधे रहेंगे, इनको आप एज इट इज बजाएं। अब बात आती है कि हम जब गाते हैं तो गाए कैसे। ये गाएंगे वैसे ही, लेकिन जब राग बनता है तो राग का मतलब होता है कि रंजकता बढ़ाना, किसी चीज सुरों के साथ रंग, रंग रंग मतलब सुंदरता बढ़ाना, उसकी रंजकता। जैसे सारे ग प ध सा, ये आपके देशकार में भी है, भोपाली में भी है। लेकिन अभी वही वादी संवादी लेंगे, सुर का चलन लेंगे, तो दोनों राग एक दूसरे से डिफरेंट है। एक तार सप्तक में जाके रुकता है, एक मध्य और मंद्र सप्तक में जाके रुकता है। तो ये हमारा शास्त्रबद्ध है। अगर हम इसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो बुरा नहीं माना जाएगा, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत में नहीं आएगा। फिर उसको उप शास्त्रीय संगीत या फिल्मी संगीत, या बोल सकते हैं कि आप उसको अपना ट्यून करना बोल सकते हैं। ऑटो ऑटो ट्यून तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन आप अपने हिसाब से म्यूजिक को बना रहे हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी में गिना जाएगा, ना कि उसको क्लासिकल म्यूजिक में गिना जाएगा। तो इस तरह से हमारे शास्त्रीय संगीत का चलन है हमारे देश में। कुछ ताल होते हैं, जैसे जो बेसिक ताल्स होते हैं, जैसे आपके भजन है, गजल है, कव्वाली है, ये मैक्सिमम जो होते हैं दादरा, कहरवा, रूपक, तिवरा, झप ताल, इन सब में गाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ बंदिशें भी होती हैं जो दादरा में तो बहुत रेयर है, लेकिन हाँ, कहरवा में भी कुछ बंदिशें गाई जा सकती हैं। जो छोटी छोटी बंदिशें होती हैं उसको गा सकते हैं। और आपके मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे बंदिश होती है वो एक ताल है, आपका तीन ताल है, झप ताल है, इसमें गाया जाता है जो ज्यादा फेमस है।
और कुछ कुछ ताल ऐसे होते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, जो शास्त्रों में ही है। कुछ कुछ संगीतकारों ने फिल्म इंडस्ट्री में यूज भी किया है, वो कॉमनली इतना नहीं। कुछ कुछ संगीतकारों ने, जैसे लक्ष्मी ताल है, मत ताल है, ये सारे ऐसे राग तालों के नाम है जो बहुत कम लोगों को पता भी है, और इसका यूज भी बहुत कम, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में या शास्त्रों में है। तो उसके लिए तो जो बहुत संगीत का में कुशलता प्रवीणता हासिल किया रहेगा, वही वो काम कर पाएंगे। गुणी जन ही ये काम कर पाते हैं। और संगीत सीखने के लिए हर सबको अधिकार है, संगीत सभी लोग सीखते हैं। तो इसलिए बेसिक यहीं से शुरू होता है, एडवांस के लिए हम लोगों को साधना करनी होगी म्यूजिक की। तो ये चीजें होती हैं। अब इसी चीजों थाट और राग, ये दोनों बातें हो गई। अब राग में भी चलन की जो बातें होती है, चलन में भी चले कैसे, जैसे एक सीधा सा यमन, यमन में बहुत सारा प्रभात संगीत है, यमन में बहुत सारे पिक्चर के भी गाने हैं, यमन में बहुत सारे गजल हैं। तो यमन बहुत कॉमन है, इसलिए यमन का एग्जाम्पल देना बहुत आसान है। इसमें जैसे अभी जैसे बोले थे कि इसमें म तीव्र होता है, तो इस म तीव्र से ही इस राग की जो खूबसूरती होती है ये बढ़ जाती है। और ये शाम का राग होता है यमन। तो एक हम लोगों का है जो तुम्हारे प्रीति ते घोड़ा, जो बाबा का प्रभात संगीत है, वो यमन में ही है। तो इसलिए हम लोगों को वो समझने में आसान होगा। ये कल्याण थाट से है। तो जब हम गाते हैं यमन राग को, तो इसका चलन ऐसे होता है, सारे गा, सारे गा मा प धा, ही सा, सा नी धा प म ग रे सा। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें माँ को बहुत जोर दिया गया है। इससे आप पकड़ सकते हैं कि जो तीव्र माँ है और जो प है, ये इसका वादी संवादी स्वर है। अब हम अगर इसका चलन देखें तो इसके चलन में थोड़ा सा मेरी आवाज बैठी हुई है, अगर आप लोगों को आवाज अच्छी ना लगे तो उसके लिए क्षमा है। ये समझाने के लिए थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। इसमें फिर जब इसका पकड़ गाते हैं तो इसमें गाते हैं नी रे ग रे ग प ग रे। तो ये जो नी रे ग म ग प ग रे, तो इसमें आप देखिए ये जो चलन है इसका, इसके चलन से हम पकड़ पाते हैं कि अच्छा अच्छा ये तो यमन है। इसकी ये चलन, इसको पकड़ बोलते हैं। जब हम लोग संगीत सीखते हैं तो इसको पकड़ बोलते हैं। उसमें आरोह मतलब सुर ऊपर में जा रहा है, तो वो आरोह है। सारे ग म प ध नि सा और सा नी ध प म ग रे सा, ये अवरोह हो गया, यानी नीचे उतर रहे तो अवरोह। पकड़ मतलब आप पकड़ रहे हैं उसको, यानी चलन। जब हम गाते हैं तो उसके चलन से हम पकड़ेंगे कि ये हम कैसे गा रहे हैं और ये कौन सा राग है। इस गाने के लिए हमें यानी ये सुर को लगाना पड़ेगा, तभी उस राग का टेक्सचर आएगा, रूप आएगा, स्वरूप आएगा, तभी उस राग को हम पहचान पाएंगे। ये चीज है। और आप जब राग में बढ़ते हैं, आलाप तान की बात होती है, तो आलाप क्या होता है? हम जब शास्त्रीय संगीत में गाते हैं तो आलाप होता है। आलाप यानी एक तरह से सरगम। देखिए सरगम क्या है, सरगम एक डिफरेंट चीज है। हम जो गाना भी गाते हैं तो उसका भी, जो हम बंदिश भी गाते हैं, जो भी प्रभात संगीत भी गाते हैं, वो एक बंदिश ही है। बंदिश मतलब क्या, जो किसी चीज में बंधी हुई है, बंदिश है उसके ऊपर, उसके ऊपर वो बंधी है, छंदबद्ध है, उसको उसमें ही गाना है। तो जो क्लासिकल संगीत के जो गाने के टुकड़े होते हैं उनको बंदिश बोलते हैं। ये बंदिशें जो होती है, क्योंकि ये शास्त्रबद्ध है, इसमें तालबद्ध है, इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते, इसलिए इसको बंदिश बोलते हैं। इसको हम उसी तरह गाएंगे जैसे शास्त्रों में कहा गया है। अगर हम इसके साथ छेड़खानी कर देते हैं तो इसका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदलने के साथ ये दूसरे राग में चला जाता है। कभी कभी हम लोग दो तीन रागों का नाम मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि कैसे दो राग मिलके एक राग बनाते हैं। जैसे एक नट राग है, एक भैरव राग है। दोनों के पकड़ को लेके सुरों को मिश्रित करके बनाते हैं, तो आपका वो नट भैरव बनता है। इसी तरह आपका एक गाते हैं मियाँ बलार, एक गाते हैं आपका राग बसंत, सॉरी राग बहार, मियाँ मलार और बहार, और एक गाते हैं आपका पुरिया धनाश्री। तो जब राग बहार और राग पुरिया धनाश्री को मिला देते हैं तो राग बसंत बन जाता है। तो इस तरह से मिक्सचर करने से भी दो दो राग। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक राग को गाते हैं और दूसरे राग में चले जाते हैं,
तो उसको बोलते हैं पर मेल प्रवेशक राग, यानी एक थाट के राग से हम दूसरे थाट के रागों में चले गए। तो इस तरह से जो थाट और राग है, इसीलिए जब भी हम गाएं तो वो जो राग हम जाते हैं दूसरे रागों में प्रवेश करते हैं, तो वो अगर शास्त्रों के अनुसार वो राग है, उसकी उत्पत्ति हुई है, तभी वो आपको शास्त्रीय संगीत में माना जाएगा। नहीं तो आप अपने आप को अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो आप जब उसको प्रसिद्धि दिला देंगे, तब वो उसके हिसाब से जब उसका तान आलाप विस्तारित हो जाएगा, शास्त्रों में उसको जगह मिल जाएगी, तब वो उसको शास्त्रीय संगीत का वैल्यू मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ राग हैं जो ऑलरेडी दो रागों को मिला के बना हुआ है, जैसे छाया और नट दो राग है, तो छाया नट भी है। अहीर भैरव, ये भी क्या है, भैरव राग को मिला के है। आपका चंद्रकौश राग, ये मालकौश की तरह ही है, लेकिन इसमें एक सुर केवल क्या बोलते हैं उसको, सुर शुद्ध कर देते हैं, तो वो मालकौश से डिफरेंट हो जाता है। तो ये शास्त्रों में उपलब्ध है, इसका वर्णन है, इसलिए इन रागों को प्रसिद्धि मिली हुई है। तो ये सारी चीजें जो है रागों के चलन से डिपेंड करता है। रागों का चलन के हिसाब से रागों का एक मूड बनता है, उसका एक प्रभाव आता है, उसका एक इम्पैक्ट बनता है कि इसको किस प्रहर में गाया जाए। अगर कोमल स्वर वाले बहुत ज्यादा राग हैं और तीव्र स्वर वाले, तो इसको मैक्सिमम शाम से लेके रात और भोर में गाया जाता है या सुबह के टाइम में। लेकिन जो फिर उसके बाद जो तीव्र वाले हैं, जिसमें तीव्र और शुद्ध स्वरों का ज्यादा उपयोग है, वो आप देखेंगे दोपहर या सुबह में 9 बजे के बाद से गाया जाता है। इस तरह से इसका चलन के हिसाब से इन रागों का को गाने का एक शैली जो बनता है कि इस शैली से इसको गाया जाए, ये होता है। अब जैसे शास्त्रीय संगीत में हम लोग गाते हैं तो आलाप, अब हम लोग जैसे एक प्रभात संगीत ही ले लेते हैं, जैसे तुम हो मेरे कृष्णा जगतपति, तो तुम हो मेरे कृष्णा जगतपति अब जब गा रहे हैं कि तुम हो मेरे कृष्णा जगतपति, तो इसमें जो तुम हो मेरे कृष्ण जगतपति, इसका एक सरगम है। ये जरूर सारे गा मा पा धा नी सा में से किसी न किसी सुर पे इसका सुर होगा, सप्तक होगा कि किस सप्तक में कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसी हिसाब से ये ट्यून चल रहा है प्रभात संगीत में। अब ये सरगम हो गया, क्योंकि सरगम के बिना कोई गाना नहीं हो सकता। अब हम इसको विस्तारित करना चाहें अपनी गायकी के रूप में, तो हम एक बार प्रभात संगीत गा लिए, अब हमको पता है कि इसमें क्या क्या सुर लगा है। हमारी रागदारी, रागदारी यानी हमको राग के बारे में बहुत पता है कि हमको इस सुर के साथ कहाँ पे खेलना है, हम इसी राग में रहेंगे, हम इस राग के बाहर नहीं जाएंगे, इस ट्यून के बाहर नहीं जाएंगे, इसी राग के साथ चलेंगे। जैसे हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं इसका एक्सपेरिमेंट बाबा के प्रभात संगीत में। ये जो अखियां तुम्ही को चाहती हैं, आरती साकलकर जी, आरती साकलकर क्या नाम है उनका, जो भी जो गायिका है वो गाई है, तो अखियां तुम्ही को चाहती, वो ठुमरी स्टाइल में गाई है। तो उसको देखिए कितना वेरिएशन ले लेके गाई है, तो वो सुरों के द्वारा खेला गया है। तो अब इसी सुर को लेके हम जब आराम से गाते हैं, जैसे सारे गा पा धा सा, ये भोपाली है, तो ये जो गा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये सरगम है। क्यों, फिर इसी में गा पा धा सा, तो ये क्या है, ये सारे हमारे आलाप है कि हम बंदिश गा लिए फिर आलाप गा रहे। तान क्या होता है, तान यानी विस्तार करना, राग को और निखारना, राग की सुंदरता को दिखाना। तान में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, आप लोग म्यूजिक में भी आजकल दिखते होंगे, जो आ करके गाते हैं, उसमें दाने दाने जैसा, जैसे उसमें दाने की तान बोलते हैं। नाभि से तान गाते हैं, उसको बोलते हैं गमक की तान। तो ये जो तान के विस्तारित रूप है, इन्हीं सारी शैलियों को हर घराने वाले अलग अलग स्टाइल में गाते हैं, जिसकी वजह से घराना भी बनता है। हर एक घराना अपने लिए क्यों फेमस है, क्योंकि इन लोगों ने रागदारी का अलग अलग स्वरूप चुना है। कोई मीड़ का तान गाता है, कोई गमक की तान गाता है, कोई दानेदार तान गाता है। तो दानेदार तान मतलब गले में हर सरगम का दाना जैसा लगेगा, लगेगा कि वो दाने के रूप में बाहर निकल रहा है। आई लगेगा पूरे आकार में गोल गोल दाने जैसा वो राग निकल रहा है, ऐसा लगता है वो गाने पे। बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स गाते हैं इस तरह से। तो तान मतलब विस्तार करना। तो जब हम तान गाते हैं तो उसमें तान मतलब हम गाने के साथ साथ जो राग में
जो सुर इस्तेमाल हुआ है उन सुरों को हम दुगुन भी कर सकते हैं, चौगुन भी कर सकते हैं, 8 गुण भी कर सकते हैं, 16 गुण भी कर सकते हैं और 32 गुने का भी मात्रा लेके हम उसको तान को विस्तारित कर सकते हैं। अब उस तान में हम जो बंदिश गा रहे हैं उसको भी लेके विस्तार कर सकते हैं उसी सुर के साथ जो सुर उस राग में लगते हैं। तो जो शास्त्रीय संगीत है उसमें बंदिश होती है। बंदिश भी 3 तरह की होती है। पहला होता है आपका छोटा ख्याल, तो जो मैक्सिमम छोटा। दीदी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अभी आ रही है दीदी? जी अच्छा, जो छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल होता है, छोटा ख्याल में मतलब छोटी बंदिश होगी, बड़ा ख्याल मतलब बड़ा होगा, और मध्य लय का मध्य जो होता है वो मतलब बीच में, वो दोनों तरफ से गाया जाएगा। तो छोटे ख्याल में आप जितने भी आपके, ख्याल मतलब गाने का तरीका, ख्याल मतलब, ख्याल को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना क्या ख्याल कर रहे हो, तो ख्याल गाय के मतलब उसमें विचार किया जाता है कि कैसे इसको रागदारी देनी है, कैसे इसका स्वरूप वर्णन करना है। ख्याल मतलब इसको सूझबूझ के साथ गाना है, इसमें हम कुछ भी सुर लगा दिए राग के साथ छेड़, इसीलिए इसको छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल, और आजकल इसको बंदिश के रूप में जाते हैं। बंदिश मतलब जो बंधा हुआ हो। तो ये हो गई आपकी म्यूजिक में, ये आपका संगीत क्या है जो बेसिक्स होता है म्यूजिक का। ये ताल कार क्या होता है, आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे, इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश, और हिंदी में बोलते हैं अलंकार। हिंदी साहित्य और इंग्लिश साहित्य की बात हो रही है। म्यूजिक में अलंकार मतलब अलंकार ही होता है। उसको आप किसी को समझाने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ ऑर्नामेंट है, ये आपका सुंदरता बढ़ाने के लिए जैसे ज्वेलरी यूज होती है, ये आप समझाने के लिए बोल सकते हैं। अलंकार मतलब जो किसी भी चीज की सुंदरता बढ़े उसको बोलते हैं अलंकार। तो संगीत में जो अलंकार होते हैं वो क्या होते हैं, सुर को इस तरह से सजाया जाता है, इस तरह से गाया जाता है कि वो अलंकार लगे। सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर हम गाएं कि सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे, ये सिंपल अलंकार हुआ कि हम सुर को वैसे ही सजा दिए जैसे सजा हुआ है। लेकिन हम गाएं सा ग म प, ऐसे वाला गाएं तो ये क्या हुआ, हम उसके सुरों के साथ खेल रहे हैं लेकिन उससे सुंदरता बढ़ रही है। अब एक ऐसा भी गा सकते हैं सारे ग रे ग म, तो ये सुर का क्या हो रहा है, खेल भी रहे हैं और सुंदरता भी बढ़ रही है। और और एक है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, अगर म्यूजिक पे सुने भी होंगे आप, जैसे अभी कोई पूछ रही थी ना दीदी कि गले का स्केल खराब हो जाता है, अगर गले को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो एक उसको बोलते हैं डायमंड शेप अलंकार। उसको इसलिए ऐसा बोला जाता है कि वो ऐसा चलता ही है, सा सा है तो सा बोले, सा हो गया, फिर सारे ग, फिर सारे ग म, सारे ग म प, सारे ग म प ध, सारे ग म प ध नि, सारे ग म प ध नि सा, फिर ये सा, फिर वो तार सा में भी सेम यही रिपीटेशन चलेगा। तो ये क्या है, इससे क्या कर सकते हैं, ये इसी तरह आप अपने हिसाब से भी अलंकार बना सकते हैं। और सुरों में भी ऐसे ही, जो सुर में तान आलाप जो गाते हैं रागों में, उसके सुरों के साथ, यानी जो उसका आरोप अवरोप पकड़ है उसके साथ ही हम उसके साथ बनाएंगे इस तरह के अलंकार। यही अलंकार हमारे इसको फैला देंगे तो वो आलाप हो जाएगा। एक एक सुर गाएंगे तो आलाप है, इसी को हम तेज तेज गाएंगे, दोगुन चौगुन में गाएंगे वो तान है, क्योंकि वो राग के हिसाब से चल रहा है। हम इसी सारे ग प ध नि सा को ऐसे भी गा सकते हैं, सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। अब हम इसको भी गा सकते हैं, इस तरह से भी सुंदरता बढ़ा सकते हैं, आ आ, तो ये क्या हुआ,
ये आलाप में हो गया, आकार में हो गया। लेकिन ये अगर बहुत आराम से इसको गाएं तो ये अभी आलाप चल रहा है समझ लीजिए, लेकिन हम इसी की स्पीड तेज कर दें तो ये आपका तान हो जाएगा। सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये तान हो गया, ये आपका बिलावल में तान हो गया। यही चीज है, तान मतलब विस्तार कर देना, तेजी से गाना, विस्तार रूप में गाना, राग के स्वरूप को लेकर। आलाप मतलब धीरे धीरे गाना, उसके सुरों को दिखाना कि हाँ हम किसी चीज का रागदारी कर रहे हैं तो राग में कैसे बढ़ रहा है। ये इस तरह से हम लोग संगीत, यही अलंकार, यही अलंकार आपका आलाप भी होता है, यही अलंकार आपका तान होता है, रागों के चलन के हिसाब से, रागों के आरोह अवरोह और पकड़ के हिसाब से। अभी तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार दीदी, आपका नंबर बताइए ना। आप वो दादा से ले लीजिएगा दीदी। अच्छा हाँ, दादा ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, नमस्कार दादा। दीदी मैं राहुल बात कर रहा हूँ सहरसा से। एक्चुअली आज जी। फर्स्ट टाइम जो है आपका सेशन ज्वाइन किया हूँ। मैं भी एसटीटी का एस्पिरेंट रहा हूँ, अभी पेपर दिया हूँ। मैं भी अच्छा। सर से तैयारी कर रहा था म्यूजिक का, लेकिन इतना अच्छा से कभी आज तक नहीं मुझे बताया गया। मुझे आज इतना अच्छा फील किया कर रहा हूँ कि लग रहा है कि नहीं वाकई में मुझे आपसे सीखनी चाहिए, और बहुत जरूरी भी है। म्यूजिक से मुझे लगाव भी है, और काफी दिनों से प्रयास कर रहा था कि आप जैसे जो है टीचर या जो पढ़ा सके, जो गाइड कर सके, वैसे मिले। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन आज का। मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपका सेशन मैं ज्वाइन करूं, ताकि मेरे लिए अच्छा रहेगा। दादा इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो भी आपने बोला बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलिए किसी को मेरे अगर इतनी से थोड़ी सी भी ज्ञान से या शिक्षा से किसी को लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दादा आपको अगर डीप स्टडी लेनी है तो हमारे ज्योतिषमान दादाजी बहुत इसमें पारंगत हैं। उनको हारमोनियम से लेके, गायकी से लेके, गायन के चलन से लेके, साहित्य से गायन संगीत के लेके हर कुछ का नॉलेज है। आप उनसे कांटेक्ट करिए, फिर जैसा होता है फिर आप हमको बताइएगा। पहले दादा से कांटेक्ट करिए, हमारे ज्योतिषमान दादाजी, जगत दीपानंद दादाजी बहुत अच्छे एक्सपर्ट है म्यूजिक। हाँ जी हाँ। जी। एक्चुअली मैं सहरसा अभी डायलिसिस भी रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। मैं म्यूजिक से पीजी भी किया हूँ, और म्यूजिक से सॉरी फिजिक्स से मैं पीजी कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। तैयारी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जी दादा। तो मुझे तो पहले ही जुड़ना था आपके सेशन से। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतना अच्छा डिटेल से बताया एक एक करके आन रात के बारे में। ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे दीदी। आप कहाँ से दीदी बताएंगे आप? क्या दादा सुनाई नहीं दे रहा है? कहाँ से आप कहाँ से हैं? दादा हम वाराणसी और सिंगरौली से बिलोंग करते हैं। वाह अच्छा। जी दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दादा, आपको भी डेली धन्यवाद। चलेगी क्लास क्या? नहीं नहीं दादा, हमारे ज्योतिषमान दादाजी लेंगे। दादाजी बोले थे इसलिए हमको पता नहीं था, तो दादाजी बोले तो इसलिए हम आ गए। हमको पता नहीं था कि ऐसे भी कोई यहाँ पे एस्पिरेंट बैठे होंगे जिनको म्यूजिक की बहुत तो वो है ऐसा। जी हाँ। जी जी। जी दादा। यार मैं भी जो है एसटीटी का हो रहा है ना, म्यूजिक से एग्जाम वगैरह जो हुआ है, जी 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 आप जाता सब था। जानते होंगे। हाँ मेरा हाँ। पेपर 24 का था, दे दिया हूँ मैं। यहाँ भी सहरसा में तैयारी कर रहा था, लेकिन इतना अच्छा से कभी नहीं सर बताए जितना अच्छा से आपने बताया अभी। जी दादा धन्यवाद दादा। कोशिश करूंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दादाजी से बात करके आपके लिए वैसी क्लासेस दादाजी ही ले, क्योंकि दादाजी बहुत जानकार है म्यूजिक के। हम लोगों ने दादाजी को बहुत समय से देखा हुआ है, इसलिए। आपका क्लास बहुत अच्छा रहा दीदी, अरुणिमा दीदी। धन्यवाद जी दादा, धन्यवाद मैसेज में दादा। तो कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से। और ट्यूशन व्यूशन लोग किए कि नहीं? हाँ दादा, किसी को क्वेश्चंस पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो लोग ट्यूशन पूछ सेशन सकते थोड़ा हैं। सा कर दीजिए। हाँ।
किन्हीं के कैसे भी पास कोई क्वेश्चंस हो। क्वेश्चन है, आज जो भी क्लास हुआ, जो भी दीदी ने क्लास लिया, तो किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। क्वेश्चन पूछने से नया चीज़ आपको जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे आज का क्लास को, तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना हो। तो एनीवन किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, ताकि वो आपके माइंड में जो है ना क्लियर, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। आकांक्षा दीदी, मधु दीदी, आपके पास तो होना चाहिए। हाँ जी दादा है। बोलिए। अरुणिमा दी। जी दीदी नमस्कार। नमस्कार। रागों में जाने के पहले हमें अलंकार जो है उसमें कोमल तीव्र इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, पहले इसको सीखना पड़ेगा। हाँ दीदी, इसको सीखना होगा, आकार में भी सीखना होगा ना। इस आकार से पहले ना दीदी, सबसे पहले आप लोग मंद्र सप्तक, मतलब देखिए हमारे जो थाट है ना, थाट को ही विस्तारित रूप राग हो जाता है। ठीक है, उसी थाट में से 5 स्वर लेके, 6 स्वर लेके, 7 स्वर लेके, शुद्ध स्वर लेके, विकृत स्वर लेके राग बनते हैं। ठीक है दीदी, तो हम राग गाने से पहले क्या है कि हम अपने थाटों को मजबूत करें, 10 थाटों को। जैसे एक सिंपल सा है, बिलावल थाट है। अब बिलावल थाट में हमको लगेगा अरे क्या है, सारे गम पधनी सा ही तो है, गाना क्या है इसमें। तो मध्य मध्य सप्तक में तो सब लोग सारे गम पधनी सा गा लेते हैं, लेकिन क्या तार सप्तक में पूरा सारे गम पधनी सा कोई गा लेता है या कोई मंद्र सप्तक में नहीं गाता है। तो अगर आपको अपने गले को निखारना है दीदी, तो सुबह में आराम से 5 जने के पहले, सूर्योदय के पहले उठिए, या 5 जने के बाद 5 जने करके आप खरज मतलब जो मंद्र सप्तक के सुर होते हैं उनको साधिए। उसका सबसे बड़ा है कि जो हमारे स्केल का सा है ना, उसके नीचे के सारे सुर हारमोनियम में खाली सा प दबा के आप सा ऐसे गा सकती हैं, सा नी ध प म, मतलब नीचे तक गा रे सा तक अगर आप जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पूरे नाभि के वायु को कंट्रोल कर रही हैं। तो उससे क्या होता है, हाँ वो सुर को फिक्स कर देगा। लेकिन जो अलंकार की आप बात कर रही हैं या राग की बात कर रही हैं, राग सीखने के पहले इसी ठाट को हमको क्या करना चाहिए, अलंकार के फॉर्म में यूज करना चाहिए। जैसे हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा बिलावल ले लेते हैं, सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी, ऐसे ले सकते हैं। फिर इसी को नीचे, अब इसी के साथ हमको खेलना है, बिलावल के साथ खेलना है, शुद्ध स्वर में ही खेलना है, शुद्ध स्वर चलता रहे। तो क्या कर सकते हैं, जो है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सा सा, फिर सा रे सा ग सा प सा ध सा नी सा तार सा में, फिर इसी तरह ऊपर से आए सा नी सा ध, ये हमारा रियाज का फॉर्म होगा। तो जब हम अपने थाट को पक्का करेंगे ना दीदी, तो राग गाना कठिन नहीं होगा। तो ये थाट से ही, जब जैसे काफी राग, खमास थाट, सब तो थाट से ही सारे राग निकल के आ रहे हैं। तो जब हम इसी थाट के सुरों को खूब गले में बैठा लेंगे, पक्का कर लेंगे, तो हमारे लिए तो फिर राग गाना बहुत आसान है। राग इसलिए कठिन है कि राग को सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि देशकार और भोपाली अभी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सेम सुर है, सेम आरोह अवरोह है, लेकिन गाने का चलन बदल जाता है। अगर हम आपको अभी गा के सुनाए भोपाली और देशकार, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, सारे ग सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, ये आपका भोपाली हो गया। लेकिन हम ये गाएं, सारे ग प ध सा सा ध प ध प म ग ग
रे सा, ये आपका देशकार हो गया। तो राग इतना आसान नहीं है। राग के लिए हमको गुरु की जरूरत है, शिक्षक की जरूरत है। हम थाट सीख सकते हैं, हम अलंकार सीख सकते हैं, हम आलाप कर सकते हैं, हम तान भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलन नहीं कर सकते हैं। रागदारी के लिए संगीत को सुनना, या तो गुरुजनों को सुनते रहे, बड़े बड़े म्यूजिशियंस को सुनते रहे, गायकों को सुनते रहे, तो हम गा लेंगे। लेकिन आप बोले कि किसी घराने का राग, जैसे दरबारी भी, हम भी, आप भी वही गाएंगे। ये जब कोई आगरा घराने का या बनारस घराने का गाएगा ना, तो अपने गुरु के सिखाए हुए तरीके से गाएगा। तो रागदारी अलग चीज है दीदी, अलंकार प्रैक्टिस अलग चीज है। तो हम सुरों को पक्का कर सकते हैं, हम तान आलाप कर सकते हैं, लेकिन अब रागदारी के लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किसी को भी। हम है यहाँ पे। हम लोग का भी राग हुआ नहीं है, अब दादा स्टार्ट करेंगे राग। हाँ, तो राग के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है, मतलब एक शिक्षक की जरूरत होती है। हर चीज में शिक्षक की जरूरत है। दादाजी तो स्टार्टिंग से हम लोग कर ले रहे हैं सब कुछ। हाँ हाँ, तो आप जो रागदारी वाली बात बोल रही थी ना कि राग में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो अगर जब तक राग नहीं पक्का हो रहा है ना, तब तक आप अपने थाट को पक्का कर लीजिए, क्योंकि 10 ही थाट से पूरे राग निकलते हैं। किसी राग को हम गा रहे हैं, मियाँ मल्हार गा रहे हैं, तो मियाँ मल्हार के भी सुर वही हैं और बहार राग के भी सुर वही हैं, लेकिन जो उसमें मेण और कर्ण स्वर और जो वादी संवादी स्वर का जो यूज करना होता है, वो शिक्षक ही बता सकता है। वो हम लोग कितना भी सुन के गा लें, उसके लिए हम लोग विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब तक सीखेंगे नहीं कैसे कहाँ पकड़ना है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप थाट पक्का कर ली, तो आपका राग गाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे से ज्यादा बाप पे कंट्रोल कर ली, तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिता होता है ना थाट, इसीलिए। जी जी दीदी, और कोई डाउट? नहीं, क्लियर हो गया। हाँ, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ठीक है, नमस्कार दीदी। आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी दादा, मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हम तो हमको मधुरिमा दीदी से बोल रहा हूँ। अच्छा, मधुरिमा दीदी। अच्छा, सीनियर में है, इसलिए उनसे पूछ ले रहा हूँ। मधुरिमा दीदी। जी दादा, नमस्कार। नमस्कार। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आगे फिर सीनियर क्लास में आपका हेल्प मिलेगा ना, इसलिए पूछ लीजिए। दादा, बस वही पूछना था कि जैसे आवाज को खोलना है तो वो कैसे खुलेगा? बस वो रियाज है दीदी। जैसे कि गाने, किसी भी चीज के लिए आपको रियाज करना होगा। गला खोलने के लिए रियाज ही करना होता है। वो चाहे दादाजी रहे हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, हम लोग जितना रियाज करेंगे, साधना करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे संगीत हो, चाहे आध्यात्मिक साधना हो, चाहे जो भी चीज है, सब में आपको वही। और हाँ, गले की कुछ हरकतें हैं, जो अलंकार है, उसको प्रैक्टिस करिए, थाट को प्रैक्टिस करिए, बस। और कोई किसी चीज के लिए प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं है दीदी। तो यदि प्रैक्टिस करेंगे अलंकार को, तो मंद सप्तक में ही ना करेंगे, मंद और मध्यम में ना? नहीं, मंद्र सप्तक में हर टाइम नहीं करना होता है। अगर आप हर समय मंद्र सप्तक में रियाज करेंगी, तो आपका गला बैठ जाएगा। मंद्र सप्तक में सिर्फ सूर्योदय के पहले रियाज करिए। अब ये मत सोचिएगा कि किसी राग में मंद्र सप्तक के सुर आ रहे हैं तो उसको हम गाएंगे किसी भी टाइम तो मेरा गला बैठ जाएगा, नहीं। क्योंकि वो राग में सिर्फ एक सुर नहीं होता है, मंद्र सप्तक के ही केवल सुर नहीं होते हैं। राग में मंद्र सप्तक भी होता है, मध्य सप्तक भी होता है और तार सप्तक भी होता है। तो वो राग का चलन होता है, उसमें गला बैलेंस रहता है। लेकिन गले को अगर खोलना हो तो सूर्योदय के पहले या 5 जाने के बाद, अभी तो सूर्योदय बहुत देर में होगा, ठंडा है तो 6 बजे के बाद ही होगा, तो आप आराम से 6 बजे तक रियाज कर सकती हैं। तो आप मंद्र सप्तक में करिए, मध्य सप्तक और तार सप्तक को सूर्योदय के बाद रियाज करिए, तो आपका गला खुल जाएगा। तो तीनों सप्तक में करना है अलंकार? नहीं, ऐसा नहीं होता है दीदी। देखिए, हम अगर सारेगामा पधनी गाएंगे तो सात तार सप्तक का ही होगा। हाँ। तो वो जो सारेगामा पधनी है, आप उसमें मैक्सिमम रियाज करते करते कई सालों तक आप तनाव मत डालिए कि हमको गाना है, हमको सोनू निगम जी बन जाना है या सुखविंदर सिंह जी बन जाना है, हमको श्रेया घोषाल जी। ये लोग गॉड गिफ्टेड है, इनके गले में ऑलरेडी इनके जो वोकल
डॉक्टर्स है ना इनके, इन लोगों के गले में ऑलरेडी वो चीजें हैं, ये हरकतें उनके गले में एक्सपेरिमेंटेड ही है कि उनके जो जितने भी ये सर्जन्स हैं इनके गले के, जो इनके ENT स्पेशलिस्ट है, इन लोगों ने इनके गले को एग्जामिन किया है, बोला है कि लोगों के गले का वोकल कॉर्ड है वो स्पेशली स्ट्रक्चर्ड है, वो गॉड गिफ्टेड है। उसकी तुलना करके आप अपने गले का रेंज बढ़ाना चाहेंगी तो आप खत्म हो जाएंगी जहाँ पे हैं। आप अपने गले को रेंज को पहचानिए ना, कि अगर हम म सा तार सप्तक का सारे ग म तक गा पा रहे तो हम उसी पे को पहले साधेंगे। हम नहीं गाएंगे पौधा नी सा तार सप्तक का, हमको नहीं बनना है सोनू निगम। हम मधुरिमा है तो हमको मधुरिमा बनना है, हम अरुणिमा है तो हमको अरुणिमा ही बनना है, हमको दूसरे की कॉपी नहीं करनी है, वो घटना नहीं करना है कि जिससे मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। मंद्र सप्तक में भी शुरू में सा नी ध प तक का ही रियाज करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में प म ग रे एकदम नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो करने से फिर आपका गला पूरा बैठ जाएगा। पहले आप अगर मंद्र सप्तक का रियाज कर रही हैं, आप इस चीज को अपना माइंड क्लियर कर लीजिए कि म्यूजिक कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि हम दूसरे को कॉपी करेंगे तो हम बहुत बड़े गायक बन जाएंगे। म्यूजिक अपने आत्मा की चीज होती है। वो फिल्म में जो दिखता है वो लोग पहले बहुत संगीत साध के आते हैं, जो बहुत हम लोगों के बचपन से या हम लोग के मम्मी पापा के जमाने से गा रहे हैं, चाहे वो लता जी है, चाहे आशा जी है, चाहे अलका याग्निक जी है, चाहे कविता कृष्णमूर्ति जी है, चाहे श्रेया घोषाल जी है, जो भी है, ये सारे लोगों ने संगीत की साधना की है। इन लोगों ने दूसरे को सुन के बारीकियां सीखी है म्यूजिक की, कि कैसे स्टाइल में गाते हैं, कैसे वेस्टर्न म्यूजिक को गाते हैं, कैसे कव्वाली गाते हैं, कैसे भजन गाते हैं, कैसे क्लासिकल गाते हैं, कैसे फिल्मी सॉन्ग्स गाते हैं, कैसे टप्पा गाते हैं, कैसे ठुमरी गाते हैं। इन लोगों ने किसी की आवाज नहीं कॉपी की है। अगर आवाज कॉपी की होती तो ये लोग कब के साइड हो गए होते। और इन लोगों ने किसी का स्केल नहीं छीना, इन लोगों ने अपनी अपनी वर्सेटिलिटी दिखाई है। तो वर्सेटाइल होने के लिए आप अपने आप को पहचानिए, दूसरे को कॉपी मत करिए। और हड़बड़ा के म्यूजिक नहीं किया जाता है। आप सुबह में सा नी ध प मंद्र सप्तक में अपने स्केल का जो सा है, आपका मध्य स्केल में जो भी सा है, चौथे काले से गाती है, 4.5 से गाती है, 5 से गाती है, 5.5 से गाती है, 6 से गाती है, जिससे भी गाते हैं उसका मंद्र सप्तक पकड़िए, उसके मंद्र सप्तक में प तक रियाज करिए, सा नी ध प मंद्र सप्तक में। फिर जब सुबह सूर्योदय हो तो मध्य सप्तक तार सप्तक में, या शाम है तो तार सप्तक मध्य सप्तक में आराम से गा सकती हैं। अलंकार करिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए, लेकिन मंद्र सप्तक का रियाज करना तो कोशिश करिए कि भोर के टाइम में करिए। आवाज एकदम नेचुरल बैठा होता है, गला सुटेबल होता है उसी समय के गाने के लिए, उसी सप्तक में गाने के लिए। और जो बड़े बड़े गायक होते हैं तो वो भोर में उठते हैं तो पहले वो मंद्र सप्तक का रियाज करते हैं। गले के बहुत सारे वार्म अप की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो लोगों ने अलग अलग ट्रेनर से गला को वार्म करने के लिए, वार्म अप करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें स्किल सीखी होती है। वो जो दिखता है मीडिया में वो ढका हुआ दिखता है, वो ओपन नहीं होता है कि हम अच्छा हम श्रेया घोषाल जी ऐसे गाती है हाई पिच, हम भी हाई पिच लेंगे, बिल्कुल गला बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे संगीतकारों से वो लोग सीखे होते हैं। तो आप अपने आप को पहचानिए। आप शुरुआत करिए संगीत में थाट से, थाट का ही अलंकार बना लीजिए, जैसे अभी बता रहे थे। अब जैसे हमको यमन में गाना है तो हम उसको कर सकते हैं ना, सारे रे ग ये करके म को तीव्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं थाट में अलंकार को बनाने के लिए। जो अलंकार गाते हैं उसी अलंकार को हम थाट के हिसाब से बैठा देंगे, बिल्कुल पूरा थाट भी बैठ जाएगा गले में। कोई कहीं से भी खड़ा करेगा, बोलेगा यहाँ से गाओ, वहां से गाओ, ये कौन सा सुर है, ये नोट पहचानो, ये नोट पहचानो, कहाँ का नोट बज रहा है, तुम आराम से आप लोग पकड़ सकते हैं। तो आराम से है, इसमें हड़बड़ी वाली चीज नहीं होती है। जो भी म्यूजिक में हड़बड़ी करेगा आवाज पूरा चला जाएगा। इसीलिए तो ये सारी चीजों को नोट करिए। म्यूजिक साधना है, म्यूजिक आध्यात्म की तरफ ले जाता है, चाहे वो गायन है, चाहे वादन है, चाहे नृत्य है। हड़बड़ाएंगी गायन में तो गला खराब हो जाएगा, वादन में करेंगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि वादन में बहुत पेशेंस चाहता है। वादन वाले तो गाना भी जानते हैं, क्योंकि वो मन में गुनगुनाते रहते हैं और बहुत अच्छा गायन वालों से अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं वो। आप कभी जाकिर हुसैन जी को सुनिएगा, कभी आप अभी बहुत फेमस ऋषभ रिखी राम करके, ऋषभ शर्मा करके रिखी राम,
करके आए हुए हैं, अमेरिका से रिटर्न है, यूएस से रिटर्न है, इंडियन है, पंडित रविशंकर जी के लास्ट जनरेशन के शिष्य हैं, गुरु शिष्य परंपरा के, इस समय बहुत फेमस है। तो वो जितना अच्छा सितार बजाते हैं वो गाते भी उतना अच्छा है। तो साधना होता है ये साधना, बाबा साधना जो थी वो क्या है, हम एक दिन में हमको फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन नहीं मिलता है। हम जब फर्स्ट लेसन में पक्के हो जाते हैं फिर सेकंड लेसन मिलता है, फिर जब थर्ड सेकंड लेसन में स्थापित हो जाते हैं तब थर्ड लेसन मिलता है, फोर्थ लेसन मिलता है, जब पूरा संस्कार अच्छा हो जाता है तो फिर फिफ्थ लेसन मिलता है, सिक्स लेसन मिलता है। और जब हम दोनों टाइम करते हैं, दादा दीदी लोग देने के पहले पूछते हैं ना, करते हो ना साधना, तभी देंगे आगे का लेसन। तो आप जब करेंगे नहीं तो आपको म्यूजिक सीख के भी एडवांस करना क्या है, जब आप उसको विस्तार नहीं करेंगे। तो सेम चीज है साधना, मतलब जिसको साधने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति मिले, तो साधना है। नृत्य में भी एक दिन खूब डांस कर लिए तो पैर जाम हो गया, एक दिन नहीं डांस किए तो पैर वैसे भी जाम हो जाएगा। तो ये धीमी चाल से, वो कछुए और खरगोश वाली कहानी वाली है, कछुए की गति से चलेंगी तो लाइफ टाइम गाती रहेंगी, और अगर खरगोश की चाल से चलेंगी तो हो सकता है कि 1 साल तक बहुत चमके, उसके बाद फिर नहीं चमकेगी। इसीलिए साधना है ये आध्यात्मिक। इसीलिए मार्गी और देशी बताया था ना स्टार्टिंग में जब क्लास में अभी, कि मार्गी क्या होता है, मार्ग यानी जो परमात्मा की तरफ बढ़ाता है, देशी मतलब जो देश काल पात्र के हिसाब से, यानी फोक म्यूजिक। तो मार्ग मतलब आध्यात्मिकता यानी क्लासिकल म्यूजिक, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। फोक म्यूजिक में भी देशी मतलब जो जो मन को परमात्मा से, अब हमको क्लासिकल म्यूजिक नहीं आते तो क्या हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं, भजन गा के परमात्मा को पा सकते हैं ना, कीर्तन गा के पा सकते हैं। तो ये हमारे फोक म्यूजिक में आते हैं, ऐसा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है मधुरिमा दीदी? नहीं दीदी। हाँ, और म्यूजिक के लिए हड़बड़ाना नहीं है। नहीं दीदी, वो बस पूछना था कि अलंकार कैसे करना है। नहीं, आप जो घबरा रही थी ना मंद्र सप्तक तार सप्तक, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक, एक दीदी मेरा धन्यवाद। एक क्वेश्चन है। एक्चुअली दीदी जो भी लोग सीखते हैं वो बोलते हैं कि दादाजी हम लोग हारमोनियम कब सीखेंगे, तो थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा आप कुछ बता दीजिए लोगों को, थोड़ा सा इनको लगे कि थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है, कितना मेहनत करना है, तो इसको पता चले। हाँ दादा, ये चीज तो, ये गलती हम भी किए थे अपने बचपन में, इसलिए इन लोगों को बता देते हैं। जैसे मेरा गलती क्या था कि हम जब म्यूजिक, खैर हम कोई ट्रेनिंग तो नहीं लिए हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना तो होता है कि नंबर अधिक मिल जाएगा, थोड़ा कम पढ़ाई करना पड़ेगा, बस ऐसा वाला था हिसाब किताब। म्यूजिक मेरा मेन कोर्स नहीं है, म्यूजिक में बस इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है। म्यूजिक में मेरी कोई डिग्री नहीं है, ठीक। तो बस ये है कि म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, किसी को नाचना बहुत अच्छा लगता है, तो हमको गाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे साथ ये है। तो जैसे हम क्या देखते थे ना कि टीवी में गजल गायक लोग, अभी जैसे मधुरिमा दीदी का क्वेश्चन जिस एज में है वो सारे लोग अपने आप को कलाकार ही समझते हैं, सुपरस्टार ही समझते हैं। श्रेया घोषाल जैसे, हम लोगों के समय में अलका याग्निक जी और कविता कृष्णमूर्ति जी का बहुत क्रेज था, और उसके बाद साधना सरगम जी का, तो हम लोग उस तरह से सोचते थे। तो ये लोग श्रेया घोषाल वाली पीढ़ी में है, तो ये लोग इन लोगों की तरह सोच रही हैं। तो हारमोनियम बजा के कभी नहीं गाना चाहिए। अगर रियाज कर रहे हैं तो पहले सुर को सा प सा लगा के अपने गले के स्केल के हिसाब से गाइए, उसी सा प सा पे ही स्केल पे आप प्रैक्टिस करिए, उसी सा प सा पे आपको जितना गाना है गाइए, लेकिन उस पे सरगम मत बजाइए, उसके रागों के सुर को मत बजाइए। हाँ, जब आपके सुर पूरे पक्के हो गए, आप जब उंगली को पक्का करना है हारमोनियम पे, हारमोनियम बजाना हमको भी नहीं आता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी क्या क्या है, साधना है, यानी हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमको उतना आएगा। तो हारमोनियम पे जब आप सुर को जैसे ही पक्का करेंगे ना, तो जब गाएंगे आप लोग तो वो हारमोनियम पे अपने आप सुर पकड़ने लगता है हारमोनियम, क्योंकि कान में और मन में इतना अच्छा बैलेंस हो जाता है और गले में, कि जो हम मन में सोच रहे होते हैं वो हारमोनियम के सुर में हम पहचानने लगते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि हम पहले एक अच्छे गायक बने, तो उसके लिए सिर्फ सा प सा दबा के मध्य सप्तक का सा, मध्य सप्तक का प और तार सप्तक का सा दबा के जो भी गाना गाना है,
चाहे वो कितने भी हाई स्किल का हो गाइए, वो आपके गले के रेंज में रहेगा। दूसरा, हारमोनियम सीखना है तो पहले सुर को पक्का कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज अच्छी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर पाकिस्तानी गायकों में देखेंगे तो राहत फतेह अली खां है, नुसरत फतेह अली खां है, आपके आबिदा परवीन जी है, रूना लैला जी है। ये लोग बहुत भारी भारी आवाज वाली हैं। ये लोग ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्लासिकल संगीत के साथ साथ कव्वाली और सूफी को साधा है। और गजल में जैसे जगजीत सिंह जी एकदम लिविंग लेजेंड है वो। मतलब अब तो नहीं रहे, लेकिन उनको आज भी लिविंग ही मानते हो। उनको कोई नहीं कहता कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, सब यही मानते। तो आपके संगीत में वो रूहानियत आ जाती है, मतलब आप सोलफुल म्यूजिक गाने लगते हैं फिर जब सुर सज जाता है, क्योंकि आप साथ साधते साधते परमात्मा को साधने लगते हैं। तो इसलिए पहले सुर को साधिए। अगर आप सिंगर के साथ हारमोनियम भी अच्छा बजाना चाहते हैं, तो जैसे ही सुर आपके अंदर आ जाएगा ना, पूरे माइंड में कैलकुलेट होके वो फीड हो जाएगा, तो आप बजाना भी उसी हिसाब से। आप बस गुनगुनाएंगे, गुनगुनाते हुए प्रैक्टिस करिए। अगर सारे गामा पधनिसा का ही पधनिसा का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी को मन में गुनगुनाते रहिए खूब तेज तेज स्पीड में। पहले अलंकार को गा गा के पहले खूब तेज तेज इन गाइए मत, गला खराब हो जाता है हारमोनियम के साथ बजा के गाने में, क्योंकि हम लोग लर्नर होते हैं। जब हम लोग प्रोफेशनल हो जाएंगे ना, तो हारमोनियम भी जर्मन रीड का आता है। प्रोफेशनल सिंगर्स जो गाते हैं, जो घर में हम लोग हारमोनियम बजाते हैं सिंपल वाला, वो नहीं बजाते हैं। वो जर्मन रीड होता है, उसमें आपकी आवाज के हिसाब से हल्कापन भारीपन होता है। आप उस हिसाब से गाते हैं बजाते हैं, तब वो आपके आवाज से मैच करता है। ये जो साधारण हारमोनियम होता है, हम लोग गाते जरूर है, लेकिन जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस या बड़े बड़े सिंगर्स गाते हैं, उनका हारमोनियम अलग होता है। उससे कंपेयर इसीलिए बोले कि जो हम लोगों को मीडिया में दिखता है वो डिफरेंट चीज है, और जो हम लोग करते हैं, जो हम लोगों की कैपेसिटी में है, हम लोग बन सकते हैं इन फ्यूचर कविता कृष्ण मूर्ति जी, श्रेया घोषाल जी, लेकिन उतना साधेंगे तब। लेकिन वो हम हमारे नाम से हम लोग जाने जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरी कविता कृष्णमूर्ति पैदा हो गई या दूसरी श्रेया घोषाल, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इसको साधिए, पहले सुर को साधिए, फिर हारमोनियम में हारमोनियम के स्केल को साधिए, हारमोनियम के बटन्स को साधिए। तब वो अपने आप आपका गाना बजाना दोनों अच्छा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप गाने लगेंगे, बजाने लगेंगे, आपको क्वालिटी पता चलने लगेगी अपनी आवाज की। ये मेरी आवाज को ये हारमोनियम नहीं सूट करता है, लेकिन बजाने के लिए, गाने के लिए अलग हारमोनियम होते हैं, जिसमें रीड्स होते हैं, जर्मन रीड्स के हारमोनियम जो सबसे महंगे आते हैं। तो इस तरह जी दादा। हाँ, ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को, जो भी लोग जुड़े हैं, उन सभी को भी धन्यवाद। लास्ट में मैं 2 मिनट कीर्तन गा करके इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। तो जो भी जी दादा लोग धन्यवाद। आज के क्लास में जुड़े हैं, सभी लोग नोट किए होंगे, हमको आशा है। आप लोग नोट कॉपी रखा करिए। जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, जो भी म्यूजिक के बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है, वो भी आपके बीच में आएंगे, आपको कुछ बताएंगे नया चीज़, तो उसको नोट करते जाना है। दीदी का जो अनुभव है, बहुत सारा ऐसे भी अनुभव है जो कि हमको नहीं पता होगा, तो दीदी के माध्यम से आप लोग तक जो पहुंचा, तो उसका वो नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इससे भी पता चलता है कि कभी कभी लोग मानने में लगता है कि ज़्यादा हम लोग को भटका रहे हैं, पता नहीं क्या होने पाएगा, नहीं होने पाएगा। तो दूसरों के मुख से लोग सुनते हैं ना, तब उनको विश्वास होता है कि नहीं नहीं, दादा जो बोलते हैं सही बोलते हैं। तो ये भी ज़रूरी है। तो अन्य लोगों के द्वारा भी अगर क्लास हो, तो थोड़ा सा लोगों का माइंड में जो होता है ना कन्फ्यूजन, वो क्लियर हो जाता है। तो दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने जिस तरह से लोगों को आपने म्यूजिक के बारे में बतलाया, उसका डीपली जो गहन अध्ययन करके आपने जो भी मतलब उसका सार तत्व जो आपने पाया है, उसको लोगों तक जो आपने पहुंचाया, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं दीदी। और मैं आगे भी मैं आप लोग आपसे आशा रखूँगा कि आगे भी आप समय निकाल करके और हम लोग को देंगे समय। हम समझ रहे हैं आपका बिजी थोड़ा शेड्यूल होता है, लेकिन उसमें आप समय निकालें, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे, पहले बता देंगे 2-3 दिन पहले, तो आप प्रिपेयर करके और अच्छा से लोग कर सकते हैं, हमको पता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। परमपिता बाबा की। धन्यवाद दादा। ओके दीदी, धन्यवाद दी। नमस्कार दादा। नमस्कार हाँ दीदी। नमस्कार दादा। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम,
बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय। सभी को नमस्कार। बाबा नाम केवलम। तो हम लोग सब लोग फिर आवर्त कीर्तन में मिलेंगे। सभी को नमस्कार। बाबा नाम परमपिता बाबा की जय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कल। प्रभात संगीत का रिवीजन क्लास है कल। सब लोग समय पर जुड़ जाइएगा। कल प्रभात संगीत नंबर 201 नंबर प्रभात संगीत को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप सभी लोग सब समय जुड़ जाइएगा। सभी को नमस्कार। बाबा नाम केवलम।